नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा प्रयोग जो जे-टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक नॉर्मली जे-टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही के लिए जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने पहला क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों फिर इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो दोस्त नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि ये इसका जो सेकेंड वीडियो है, इस वीडियो में इस टॉपिक को हमने पूरा कवर किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है ये जो आपका टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो बिना हमें समय जो है आपका बर्बाद करते हुए मैं सीधे सीधे टॉपिक पे आता हूँ। जहाँ पिछले क्लास में हमने जहाँ तक कंप्लीट कराया था उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले क्लास में जो है जो नियम थे उच्चारण के, है ना, वो नियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और उस नियम में हमने यहाँ तक बता दिया था, ठीक है, अपवाद तक, कि ये एक जो शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा का जो किताब है ना, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा, उनके अनुरूप क्या क्या नियम है वो हम लोग देखे थे। अब जो हम लोग अगला जो किताब है हमारा पीटर शांति नौरंगी, उसके हिसाब से क्या नियम है उसको भी हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए उच्चारण के जो नियम है उस नियम को हम लोग समझते हैं। तो इस किताब के हिसाब से ये बताया गया है कि नागपुरिया में स्वरों का उच्चारण जो है वो प्रायः हिंदी के जैसा ही होता है। मतलब नागपुरिया में जो स्वर का उच्चारण है वो प्रायः हिंदी के जैसा ही होता है। तो उन्होंने कहा जैसे अ का उच्चारण जो है वह हिंदी में जैसा करते हैं हम लोग, वैसे नागपुरी में भी प्रायः करते हैं। जैसे ये अकबर है, अवकाश इत्यादि, ये सारा जो है आप हिंदी में बोले या नागपुरी में बोले बात लगभग बराबर है, ठीक है। जो पहला अक्षर अ है ना, तो उसके अनुरूप ही हम लोग काम करेंगे जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो उन्होंने रखा है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको समझिए। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि छोटा नागपुर के पूर्वी और दक्षिणी परगना में, है ना, वैसे पूर्वी परगना के अंतर्गत जो है हम लोग उस संथाल परगना वगैरह आएगा, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर का जो पूर्वी परगना है और दक्षिण में आप सभी को पता है जैसे कोल्हान परगना के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एक्सेट्रा, तो दक्षिण में जो भी जिले हैं, तो इन सभी जिलों में जो है ये मुख्य रूप से कहा गया है, बाकी और भी जगह ये लागू होता है, ठीक। तो छोटा नागपुर के पूर्व और दक्षिण परगनों में इसका उच्चारण हर्ष व ओ के रूप में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पीटर शांति नौरंगी ने कहा है कि छोटा नागपुर के पूर्व और दक्षिण परगनों में किसका, अ का उच्चारण जो है हर्ष व ओ की तरह होता है। किसके तरह होता है? हर्ष व ओ की तरह। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि वन के बदले जो है लोग वन करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब वैसे हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं वन, वैसे नागपुरी में भी वन ही कहा जाएगा इसको। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पे वन को वे लोग क्या बोलते हैं, बोन। क्या बोलते हैं? बोन। जैसे बोन चले खाए या उमने बोन गेले, तो बोन का मतलब वन, ठीक है। आगे है सब, तो सब ना बोल के लोग क्या बोलेगा, सोब, है ना, सोबे कोई चला, तो यहाँ पे सोब हो जाएगा। अब बात समझ में आ रहा है? तो कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, सब की जगह सोब। फिर वही तरह कहेक, तो कहेक की जगह वो लोग क्या बोलेगा, कोहेक। मरेक को क्या बोलेगा, मोरेक। तो इस तरह से आपने देखा कि आ की जगह नॉर्मली ओ का उच्चारण हो रहा है, यानी हर्ष ओ का। तो ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि नागपुरिया बोली में संधि अथवा संयुक्त अक्षरों का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर होता है। तो इनके अनुरूप जो है नागपुरिया बोली में जो है संधि और अथवा संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर का यूज जो है लगभग नहीं होता है। अब हिंदी में पढ़े होंगे संयुक्त अक्षर के बारे में, ठीक है। अब संयुक्त अक्षर जैसे मान लिया अक्षय, ठीक है, तो अक्षा हो गया, तरह हो गया, ये सब का संयुक्त अक्षर है, तो उसका प्रयोग यहाँ पे सीधे सीधे नहीं होता है। अब बढ़ते हैं इसी में आगे, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसलिए अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। तो उन्होंने कहा है कि स्वर अ जो है वह नॉर्मली सभी व्यंजन में क्या रहता है, मिला हुआ रहता है।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण अगर हम ले लें, जैसे हम लोग बात करेंगे तरह का, ठीक है, तरह जैसे एक संयुक्ताक्षर शब्द है, तो तरह को हम लोग अगर बात करते हैं तो त और र के मिलने से बना हुआ है तरह, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तरह का प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं करके हम लोग क्या यूज करते हैं, तर का यूज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, क्या यूज करते हैं, तर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ। उसी प्रकार अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, अक्षर भी एक संयुक्ताक्षर शब्द है। तो अक्षर का जब हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो ख का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर छ का यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। यद्यपि शब्दों में क्या कहा गया है कि यद्यपि शब्दों में सभी व्यंजनों के साथ उसका उच्चारण नहीं होता है। ये कह रहा है कि सभी व्यंजनों में जो है आ का उच्चारण नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे है, वैसे तो अगर सभी व्यंजन में देखें तो क ख ग ख इस सब में आ ही रहा है, ठीक है, तो इसमें सब में आ रहा है, सबके लास्ट में अ। लेकिन अगर उच्चारण अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं क ख ग घ उसमें अ आता है, लेकिन जब उच्चारण करेंगे नागपुरी का तो पीटर सांदे नौरंगी के बोलते हैं कि उसका उच्चारण में जो है अ पूरी तरह से प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक तरह से कहें कि उसका कम मात्रा में यूज होता है या साइलेंट रूप में यूज होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। शब्द के अंतिम व्यंजन में अ का अपूर्ण उच्चारण होता है। ये बात उन्होंने कहा है कि नागपुरी में क्या होता है, हिंदी की तरह जो है अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होकर क्या होता है, अंतिम व्यंजन जो होगा, लास्ट का जो व्यंजन होगा, ठीक है, तो अंतिम व्यंजन से युक्त जो अ होता है उसका अपूर्ण उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे बात किया है गीत, अब हम लोग गीत बोले तो त, जैसे अगर हम बात करेंगे त का, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम बात करेंगे गीत, तो गीत बोल दिए तो त के लास्ट में आ जो आया उसका पूरा उच्चारण नहीं होगा। अगर केवल हम बोले त, ठीक है, अगर हम पूरा केवल त बोले तो इसमें त हलन जोड़ अ, इसका पूरा उच्चारण आ रहा है अ का। लेकिन गीत केवल बोलेंगे तो इसमें त के साथ जो अ है उसका उच्चारण पूरा नहीं आ रहा है, अर्थात इसका अपूर्ण उच्चारण हो रहा है। ये बात उन्होंने कहा है। वैसे ही और भी उदाहरण दिया गया है, जैसे कपट, सियार इत्यादि जो नागपुरी में शब्द है, इसमें जो अंतिम जो हमारा अक्षर है उस अक्षर पर जो है क्या हो रहा है, लास्ट में अ तो है लेकिन उसका अपूर्ण उच्चारण हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। यही बात उन्होंने कहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल में चलते हैं। समस्त शब्दों में पूर्ववर्ती का अंत्य आकार भी प्रायः अपूर्ण उच्चारित होता है। अभी इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बोल क्या रहा है। समझिए, यहाँ पर बात किया गया है पूर्ववर्ती शब्द का अंत्य आकार, अर्थात जो पूर्ववर्ती शब्द, जैसे यहाँ पे रामविलास, ये समस्त शब्द हुआ, मतलब ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किया जा रहा है ना। तो जब दो शब्द एक साथ प्रयोग होता है तो समस्त शब्द कहलाता है। तो रामविलास हो गया या काठ डोली हो गया, तो ये शब्द है, समस्त शब्द है। अब इसमें जो हमारा पूर्ववर्ती वाला शब्द है यानी कि पहले का जो शब्द है, तो इसमें रामविलास में पहला वाला शब्द क्या है, राम। तो इसमें जो हमारा पूर्ववर्ती शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, म। तो उसका म में जो अ छुपा हुआ है उसका पूरा उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा। वैसे काठ डोली में पहला काठ जो है वो पहला पूर्ववर्ती शब्द हो गया। इसमें जो ठ है ना, वो अंतिम अक्षर हो गया। तो ठ का भी जो छुपा हुआ अ है वो इसमें अपूर्ण उच्चारण होगा। इन्होंने ऐसा कहा है। तो इनका क्या नियम है, क्या उन्होंने कहा कि जो समस्त शब्द है ना, वो सारे समस्त शब्दों में जो पूर्ववर्ती वाला शब्द है, मतलब जो पहले वाला शब्द है, उसका अंतिम अक्षर का जो आकार होगा वह अपूर्ण उच्चारित होता है उसका। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। जैसे कि रामविलास में पूर्ववर्ती शब्द है राम, उसका अंतिम अक्षर म है, तो म का उच्चारण। और काठ टोली में काठ पूर्ववर्ती शब्द है, उसमें अंतिम अक्षर ठ है, तो ठ का उच्चारण भी क्या होगा, अपूर्ण होगा। क्लियर है बात। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। अगला नियम है, अगला नियम को समझते हैं कि दीर्घ आ का उच्चारण हिंदी में जैसा ही दीर्घ होता है, मतलब हिंदी में जैसा होता है वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे आधा, तो इसमें आ एवं धा, ठीक है, यहाँ पर भी आ में भी क्या है,
दीर्घ आ छुपा हुआ है, और धा में तो खैर है ही, ठीक है। तो जैसे हिंदी में यूज होगा आधा का, वैसे नागपुरी में होगा। मतलब केवल आधा केवल नहीं, और भी बहुत सारा उदाहरण है जो हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मान लें आदमी, तो आदमी में जो आ है दीर्घ आ, तो वो भी क्या है, दीर्घ आ का ही उच्चारण है। तो नागपुरी में बोलो आदमी है, हिंदी में बात बराबर है। जैसे अचानक, ठीक है, अचानक, तो अचानक अगर हमको बोलना है तो आ में या फिर चा में, वह बात बराबर ही है ना, जो दीर्घ आ है। तो यहाँ पर नॉर्मली कहा गया है कि दीर्घ का आ का उच्चारण हिंदी के जैसा ही होता है। अब अगले नियम में आ जाइए। अगला नियम हमारे सामने क्या बोल रहा है वह देखिए, कि पांचवा नियम है न या म के साथ युक्त व्यंजन अक्षरों के पूर्व का अक्षर स्वर होने पर विकल्प से दीर्घ उच्चारित होता है जब शब्द अकारांत रहता है। ये शब्द थोड़ा सा डीपली लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो इसको एक बार अच्छा से समझते हैं। अब इसको हम बिल्कुल डिटेल में आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंधा, ठीक है। तो अंधा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न हलंत का, मतलब जब न का आधा उच्चारण हो या फिर म का बात करें, ठीक है। तो न या म के साथ जब कोई दूसरा युक्त व्यंजन, युक्त व्यंजन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई दूसरा व्यंजन जुड़ा हुआ हो। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि अंधा, ठीक है, अंधा न है, न के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ध जुड़ा हुआ है। वैसे जो है लंबा, ठीक है, तो ये म हलंत है, ये पे यहाँ पर भी म हलंत होना चाहिए। तो म के साथ जो है जैसे ब जुड़ा हुआ है। तो जब भी संयुक्त वाला बात हो, है ना, जैसे न के साथ कोई दूसरा शब्द संयुक्त रूप से है, या म के साथ कोई दूसरा अक्षर जो है संयुक्त रूप से है, ऐसे केस में क्या होगा, जो पूर्व वाला जो शब्द होगा, यानी कि आधा न से पहले का और आधा न म से पहले का जो अक्षर होगा, उसका उच्चारण जो है भले ही हर स्वर है, उसका उच्चारण दीर्घ के रूप में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि किस तरह से उच्चारण किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन में अधिकतर लोग गलत करेंगे। तो यहाँ पे क्या नियम है, आधा न से पहले और आधा म से पहले, बशर्ते कि ये म किसी दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ हो और न भी किसी दूसरे अक्षर के साथ संयुक्त हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है दोनों आधा न और आधा म से पहले जो अक्षर है, अगर वह हर्ष है तो उसका उच्चारण क्या होगा, दीर्घ। जैसे उदाहरण से समझते हैं। जैसा आप यहाँ पे उदाहरण में समझ सकते हैं, अंधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंधा, लेकिन न के पहले जो है उसको हम लोग आ पढ़ेंगे और इसको नागपुरी में पढ़ेंगे अंधा। और यहाँ पे लंबा लिखा हुआ है, लेकिन उसको नागपुरी में पढ़ेंगे लंबा। लिखा हुआ था लंबा, पढ़ेंगे लंबा। क्लियर है। तो आकार आ जाएगा, है ना, यानी कि दीर्घ आ के रूप में प्रयोग होगा। उसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण है, जैसे कन्या है, तो न से पहले क है तो उसका भी का हो जाएगा, तो कान्या हो जाएगा नागपुरी में। कंदरा है तो क्या पढ़ेंगे, कांदरा। लंगटा तो क्या पढ़ेंगे, लंगटा। यहाँ पे भी आकार आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको जो है दीर्घ आ के रूप में प्रयोग होगा वहाँ पे, मतलब आकार आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगला नियम की ओर, ठीक है। अगला नियम देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, कि द्वायच शब्द यदि दीर्घाकारांत हो तो आरंभ के अ यानी हर्ष अ का विकल्प से आ उच्चारित हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि द्वायच का मतलब क्या है, जो नागपुरी में जो शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पे द्वायच जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही शब्द, एक ही अक्षर को जो है दो बार प्रयोग किया जाए, जैसे ब, आधा ब और फिर पूरा ब है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ब और फिर ब आकार है, यानी कि अब्बा। वैसे ही आधा म और फिर म आकार है, फिर यहाँ पे आधा छ और छ आकार है। इस प्रकार से अगर कहीं पर भी इस तरह से वर्ड यूज हो रहा है, क्लियर है, तो वहाँ पे वो द्वायच शब्द हम लोग कहेंगे। और इस तरह के शब्दों में अगर उसमें आकार आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो उससे पूर्ववर्ती शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सीधे सीधे एग्जाम्पल में आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आ जाइए, यहाँ पर जो है समझिए बात को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अब्बा, क्या लिखा हुआ है, अब्बा, तो इसमें ब और ब आकार, ठीक है,
तो यहाँ पे जो है इसमें कौन सा मात्रा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ब और ब आकार है, अब्बा, तो लास्ट में आ गया। तो ऐसे केस में इससे जो पूर्ववर्ती अक्षर है यानी कि अ, तो उस अ का उच्चारण अ नहीं करके आ करेंगे नागपुरी में, उसका उच्चारण भी क्या करेंगे आ, तो वह अब्बा क्या हो जाएगा, अब्बा। क्लियर है? तो नागपुरी में अब्बा ना बोल के क्या बोलेंगे, अब्बा, भले लिखा रहेगा अब्बा, ठीक है। वैसे अम्मा, अ आधा म फिर पूरा म आकार है, क्लियर है, अम्मा हो गया। तो इसमें भी जो है क्या है, मात्रा आ की मात्रा आ रहा है, क्लियर है यहाँ पर। तो इसको अम्मा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, अम्मा। वैसे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आकार है, वैसे अच्छा जो है इस तरह से लिखा जाता है आपको, इस तरह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर भी द्वैत शब्द इस तरह से आ रहा है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है सेम है, दूसरा शब्द भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी मात्रा है, ठीक है। तो जब अच्छा आ जाएगा तो उसको जो है यहाँ पर उससे पूर्ववर्ती जो अक्षर है अ, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ में बदल जाएगा, और अच्छा को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा। वैसे कंदरा शब्द है, उससे पहले जो क आ रहा है तो उस क को कंदरा ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, कांदरा। लिखेंगे भले कंदरा लेकिन पढ़ेंगे कांदरा, ये हम बात कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। वैसे बड़ा को क्या पढ़ेंगे, बड़ा। बड़वारी को क्या पढ़ेंगे, बड़वारी। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आया होगा। कुछ अन्य उदाहरण भी है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अब आगे अगला नियम, नियम नंबर 7 में। तो हमारा 7वां नियम है वो क्या बोल रहा है, देखिए कि हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ का उच्चारण हिंदी के जैसा ही होता है, परंतु नागपुरिया शब्दों में ना कहाँ से हर्ष और कहाँ दीर्घ इसका यह निश्चय नहीं है, ठीक है। यह बात बोलने की रीति और स्वभाव पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि हिंदी के जैसा, जैसा हिंदी में प्रयोग होता है, तो ये हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण हिंदी के जैसा ही होगा, लेकिन हिंदी में उसको थोड़ा डिटेल में क्लियर कट किया गया है कि कहाँ से हर्ष यूज करना है और कहाँ दीर्घ यूज करना है वह निश्चय है। लेकिन यहाँ पूरी बात निश्चय नहीं है, यहाँ पर जो है वह बोलने की रीति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, बोलने की रीति पर और स्वभाव पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पे बात करें कि जहाँ जोर पड़ता है वहाँ दीर्घ और दीर्घ ई और दीर्घ उ पड़ेगा, जहाँ जोर कम पड़ेगा वहाँ हर्स्व ई और हर्स्व उ पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको समझना है कि जहाँ जोर पड़ता है जिस शब्द में, ठीक है, ज़्यादा जोर से हम लोग बोलेंगे वहाँ पर, तो वहाँ दीर्घ ई या दीर्घ उ, और जहाँ पे थोड़ा सा कम जोर लगाना पड़ेगा वहाँ पर हर्स्व ई या हर्स्व उ। यही वाला बात लागू होता है बालाघात में भी, तो आगे बालाघात के बारे में भी हम लोग समझेंगे। और इसी के विपरीत बात करें तो जहाँ पे शीघ्रता, जहाँ क्या होगा, शीघ्रता के कारण जो है या फिर हल्का उच्चारण हो, तो वहाँ पर हर्स्व ई या हर्स्व उ का प्रयुक्त होगा। अब कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे यथा कहने का मतलब हुआ जैसे, कुछ उदाहरण है यहाँ पे। तो ये दीर्घ ई, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ई के है के, या फिर ई के, है ना। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ई के या ई के है के, इसका मतलब है यह कौन है या यह कौन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दीर्घ ई का प्रयोग हुआ, तो हम लोग यहाँ पे जोर से बोलते हैं कि ई के है के या फिर ई के है के, तो ई पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज होगा, दीर्घ ई यूज होगा। और इस ई का मतलब क्या होता है, नागपुरी में जो ई दीर्घ ई बोलते हैं उसका यह, है ना। के का मतलब कौन, तो ई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो वहाँ दीर्घ ई हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे ज़्यादा जोर देकर उच्चारण करना पड़ा है, कहाँ पर, ई पर। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़िए, तो हम क्या बोलते हैं, ऊ के या ऊ के। तो यहाँ पे ऊ जो आप बोल के भी देखिए तो ऊ पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है, जैसे जितना हम ई पर दे रहे थे। तो वहाँ पे ऊ के जगह जो है प्रयुक्त क्या होगा, हर्ष ऊ प्रयोग होगा, न कि दीर्घ ऊ। तो ऊ के मतलब वह कौन, तो यहाँ पे ऊ पर हल्का उच्चारण पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे हर्ष ऊ आ गया। तो यहाँ पर जो है कोई खास नियम हर्ष और दीर्घ का नहीं है, बस यहाँ पर ये दिमाग में लगाना है कि ज़्यादा जोर लगाना वहाँ पे पड़ रहा है तो वहाँ पे दीर्घ है, और कम उच्चारण वहाँ पर कर रहा है, हल्का उच्चारण है तो वहाँ पे हर्ष का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से इके, इके मतलब क्या होता है, इसको। उके मतलब क्या होता है, उसको। तो इके जो है में जो ई सब अक्षर है उसमें हर्स्व लगेगा, चूँकि कम उच्चारण करना पड़ेगा। उसी प्रकार से उके में भी क्या लगेगा, हर्स्व। वैसे ही इकर, इकर मतलब होता है इसका, उकर मतलब होता है उसका। तो इन सारे अक्षरों पर जो है वह हर्ष का प्रयोग होगा। आगे बात करते हैं जैसे विहान या बिहान। तो बिहान में
बा में हर्षोई लगेगा। क्यों हर्षोई लगेगा? क्योंकि यहाँ पर भी हल्का उच्चारण हो रहा है। लेकिन बीर है ना, हम लोग बिहान बोले तो सिंपल है, लेकिन बीर बोलने में आप बोल के भी देखेंगे तो बीर पे ज़्यादा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे दीर्घ ई लगेगा। समझ में आ गया? वैसे सपूत में जैसे यहाँ हर्ष लगा, यहाँ पे पूत बोलेंगे यानी पूत, ठीक है, तो यहाँ दीर्घ लग रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा बस कंसेप्ट है कि अगर आप उच्चारण करते समय हल्का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब कम जोर लगाना पड़ रहा है, तो हर्षों का उच्चारण होगा, और ज़्यादा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है वहाँ पे मतलब दीर्घ लगेगा। क्लियर है बात? हाँ, कोई दोस्तों को कोई बात यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी वो चीज़ों को पूछ सकते हैं। हम जो है आपको पार्टिकुलरली भी समय मिलने पर हम उत्तर जरूर देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रूल नंबर 8 पे। तो रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। ये बोलता है कि ए ओ का उच्चारण, ए और ओ का उच्चारण हिंदी के जैसा ही होता है, पर नागपुरिया में प्रत्यय लाघव के कारण कभी कभी इनका हर्ष उच्चारण भी हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, ए और ओ, तो ए और ओ का उच्चारण नागपुरी में जैसा होता है वैसे ही है, लेकिन प्रत्यय लाघव की वजह से क्या होता है, कभी कभी इसका उच्चारण जो है हर्ष के रूप में भी उच्चारण हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे भाई बहनों को यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक नया वर्ड आया होगा, प्रत्यय लाघव। आप समझ रहे होंगे कि प्रत्यय लाघव होता क्या है। तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं प्रत्यय लाघव क्या है ना। प्रत्यय लाघव एक नया शब्द आया, और यहाँ पर जो है आगे जाके हम लोग देखेंगे है ना कि प्रत्यय लाघव के साथ साथ और एक वर्ड है, ठीक है, स्वराघात। तो पहले इन दोनों बातों को पहले समझ लीजिए, तब जाके आपको पूरी बात क्लियर होगी। तो प्रत्यय लाघव होता क्या है? प्रत्यय लाघव का अर्थ सीधे सीधे है, जैसे प्रत्यय को हम लोग इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, क्लियर है यार, और उपसर्ग को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो आप जो है सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में सभी को पता होगा, क्लियर है। तो प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स जो है वह उपसर्ग कहलाता है ना, उपसर्ग, क्लियर है, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसा नियम बोल रहा है उस हिसाब से कि प्रत्यय अर्थात सफिक्स जब जुड़ जाता है कोई नागपुरी शब्द में, तो उसके कारण क्या होता है कि उच्चारण या उसके रूप में हल्कापन आ जाता है, मतलब उसके जुड़ने से जो है उच्चारण हल्का होने लगता है। मतलब वहाँ पे भारी आवाज़ देना पड़ता था, वहाँ पे ज़्यादा जोर देना पड़ता था, लेकिन जब कोई सफिक्स जुड़ जाता है तो आवाज़ जो है हल्का हो जाता है या छोटापन आ जाता है। समझ में आया? तो ऐसे जो सिचुएशन बनती है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय लाघव। तो प्रत्यय का मतलब वहाँ सफिक्स जुड़ा, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे है स्वराघात, समझते हैं। स्वराघात से जैसे नाम से क्लियर है, स्वर मतलब जो हम आवाज़ हम दे रहे हैं, और घात मतलब उसको अगर जोर पड़ना। तो जब किसी पार्टिकुलर अक्षर पर जो है ज़्यादा जोर देना पड़ता है, अर्थात किसी शब्द के उच्चारण में किसी विशेष वोवेल पर यानी स्वर पर या कोई अक्षर पर जो है अधिक जोर देना पड़ता है, तब उसे हम लोग स्वराघात बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात चूंकि स्वराघात का हो रहा है, तो कोई विशेष अक्षर अर्थात कोई स्वर होना चाहिए। अक्षर में भी कौन सा? स्वर। जब किसी विशेष स्वर पर हम लोग जो है ज़्यादा जोर देते हैं उच्चारण करते समय किसी शब्द के, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्वराघात। इसमें क्या हुआ, कोई शब्द का प्रत्येक अक्षर पर नहीं, शब्द के किसी पार्टिकुलर स्वर पर जो है हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं बोलने के लिए, तो वह क्या हुआ? स्वराघात। क्लियर है? अब हम आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण में क्या बोल रहा है कि एक शब्द का ए जो है वह यहाँ पर दीर्घ है, क्लियर है। ए यहाँ पर क्या है? दीर्घ है, एक जो हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन यही जो है ए कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लें एक में तो ठीक है ये एक दीर्घ हो गया, लेकिन कभी कभी जब प्रत्यय लाघव यूज होगा या फिर स्वराघात यूज होगा, तो वहाँ पे जो है वह हर्ष के रूप में जो है यूज होगा। जैसे अगला उदाहरण समझिए, जैसे यहाँ पर आया एहे, क्या है? एहे। एहे मतलब होता है यही, यही व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना एहे आदमी है कि, तो एहे, तो एहे में जो है एहे शब्द का मतलब तो यही है, लेकिन उसमें जो ए आ रहा है, ये यहाँ पे हर्स्व की तरह इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? हर्स्व के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे ए का प्रयोग जो है हर्स्व के जो रूप में हो रहा है, यानी कि दीर्घ ए नहीं होगा, हर्स्व ए के रूप में प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
हे पर जो है स्वराघात पड़ रहा है, यानी कि हे पर ज़्यादा उच्चारण देना पड़ रहा है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो इसी को जब इस एहे जो शब्द है उसमें हे पर जो है ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो यही हमारा स्वराघात पड़ रहा है, और स्वराघात की वजह से जो है ए का उच्चारण हर्ष के रूप में प्रयोग होगा यहाँ पर। तो एहे जो शब्द है उसमें हे पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, और ए का उच्चारण जो है किस रूप में होगा, हर्ष के रूप में होगा, न कि दीर्घ के रूप में। क्लियर है? तो एहे, तो एहे में अब अगर उच्चारण करिएगा तो देखिए एहे जो है, ए जब बोलते हैं उसमें बहुत कम समय लगता है एहे, लेकिन एक बोलते हैं तो एक में ज़्यादा समय लगता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वह दीर्घ के रूप में प्रयोग हुआ, तो बात आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नियम नंबर 9 में। 9वां नियम क्या है? तो उच्चारण का जो 9वां नियम है, इसलिए जितने उच्चारण के जो नियम है इसे यहाँ पे जो है पीटर शांति नौरंगी से जो का बुक से जो करीबन 12 को नियम है, और बाकी दूसरे बुक से करीबन 6-7 नियम बताए थे। मतलब इतना सारा नियम आपको दिया गया है, तो यही तो मेन है नियम पढ़ने का। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि उच्चारण कैसे करते हैं यही तो जानना है। अब यहाँ पर स्वराघात तो हमने देख लिया, स्वराघात क्या है और प्रत्यय लाघव क्या है। अब अगला नियम क्या है? ए और ओ का उच्चारण नागपुरिया सदानी में आई और औ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे है आई और ओ, ठीक है। तो भले हम इस तरह से ए लिखते हैं, लेकिन ए और ओ का उच्चारण नागपुरी में हम लोग क्या करते हैं, आई और औ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी ए और ओ होगा तो नागपुरिया में आई और औ के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि उसका उच्चारण होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे। तो यहाँ पे कैसे में आई आ रहा है ना, ए आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आई आ रहा है, ए नहीं है कि आई है यहाँ पे। तो आई, एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई और ओ, तो यहाँ पे कैसे में आई आ रहा है, तो उसको हम लोग जो है कैसे आई, कई यहाँ पे बात, जब भी बात कर रहे हैं कई का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई है ना। कौन सा स्वर आ रहा है इसमें, आई आ रहा है, सॉरी कौन सा यहाँ पे उच्चारण आ रहा है, आई, कई में, ठीक है। उसी प्रकार से तो यहाँ पे कैसे बोले और कौआ, ठीक है। तो कौआ जो शब्द बोल रहे हैं उसमें उच्चारण में क्या आ रहा है, औ। जब हम कौ बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, औ आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? और कई बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, आई। तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा होगा कि आई शब्द किसकी वजह से आया। यहाँ पर कैसे जब बोले तो आई जो हम बोले, आई के जगह आई आ गया, और कौआ जो बोले है ना, औकार, ठीक। इस तरह से औ जो उदाहरण था तो वहाँ पर जो है क्या आ गया, औ आ गया। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपको, जिसे बेनैला तो उसको क्या बोलेंगे, बनैला। क्लियर है? और भी एक दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसे और है, क्या है ना, हिंदी में और लिखते हैं, लेकिन इसी को हम लोग नागपुरी में और या और बोलेंगे। तो और की जगह यहाँ पे औ या औ आ गया। उसी तरह सौदागर हिंदी में है, उसको सौदागर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पे फाइनली हमने क्या देखा कि आई जो है, तो आई को हम लोग नागपुरी में आई और ओ को औ, है ना, इसके रूप में जो है हम लोग उच्चारण करते हैं। अब जो है कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना है। समझिए क्या बोल रहा है कि परंतु हिंदी के एकाक्ष और द्वैक्ष शब्द में ए ओ का उच्चारण नागपुरिया में भी मूल शब्दों के जैसा ही होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक अक्षर वाले, ठीक है, या फिर दो अक्षर वाले शब्द हैं, तो यहाँ पे एकाक्ष या द्वैक्ष, एक अक्षर या दो अक्षर वाले जो शब्द हैं उसमें ए और ओ का उच्चारण जो है वह नागपुरिया में भी हिंदी के जैसा ही होगा। अर्थात वहाँ पे आए या औ होगा, अर्थात ए के जगह आए और ओ के जगह औ का प्रयोग होगा। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लिया एकाक्ष शब्द है सय, तो इसको भी हम लोग सय ही पढ़ते हैं, और नागपुरी में पढ़ेंगे तो भी सय ही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं है? जैसे यहाँ पे केथा है, ठीक है, तो केथा है तो यहाँ पे कैथा पढ़ाएगा नागपुरी में, मतलब यहाँ पे आय आ जा रहा है, इसके जगह ए के जगह आय प्रयोग हो रहा है, जिससे ऊपर में था मैदा, ठीक है। तो मैदा हिंदी में है, और ये
मैदा नागपुरी में, तो लगभग उच्चारण एक ही जैसा हो रहा है। भौरा और यहाँ पर भी भौरा, उच्चारण एक ही जैसा हो रहा है। सौदा और यहाँ पे सौदा, तो देखिए उच्चारण लगभग एक जैसा हो रहा है, भले वह लिखावट में जो है वह अलग है ना, समझ में आया, लेकिन उच्चारण लगभग एक जैसा ही हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है तो एकाक्ष या द्वैक्ष जो शब्द हैं उसमें ए और ओ का उच्चारण नागपुरिया में भी मूल शब्दों में हिंदी के जैसे ही प्रयोग होता है। अब आते हैं हम लोग उदाहरण बोलते हैं नियम नंबर 10 पे। 10वां नियम क्या बोल रहा है कि क्रिया रूपों में अय का उच्चारण अय होता है। अब ध्यान समझिएगा, जब बात करें क्रिया रूप का, है ना, यानी कि वर्ब फॉर्म का, तो जब वर्ब फॉर्म की बात हम लोग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अय के जगह किसका उच्चारण होगा, अय का उच्चारण होगा। जैसे जाबें, है ना, यहाँ पे जाबें, तो जाबें यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है जैसे हिंदी रूप में, और नागपुरी में अगर उसको लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा, जाबें। क्लियर है। तो ए को यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ जाबें वाला जो शब्द है जाबें, तो यहाँ पे कौन सा स्वर यहाँ पे छुपा हुआ है, अय, इसको क्या पढ़ेंगे, अय छुपा हुआ है। क्लियर है यार, बिंदु है तो अय हो जाएगा, लेकिन इसको जब नागपुरी में लिखेंगे तो अय, इस तरह से पर उसको उच्चारण करेंगे या फिर लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इसको जाबें इस तरह से लिखेंगे, जाबें या फिर जाबें, ठीक है, बात बराबर। अब ये जो है हम लोग जो है जब कोई हमसे अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं या काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिसको सम्मान देने के लिए जो है हम लोग आबें जाबें इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या समटाइम प्लुरल दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नियम नंबर 11 पर। नियम नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अनुस्वर, इसको हम लोग आ में ऊपर बिंदु हम लोग डालते हैं, इसको अनुस्वर हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। तो अनुस्वर बहुत से शब्दों में चंद्र बिंदु के समान अर्थात अनुनासिक उच्चारित होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुस्वर पढ़ते हैं, और इस तरह से इसको डालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनुनासिक पढ़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी लोग को अगर शायद ये दिमाग में ना हो तो याद रखिएगा इसको। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आ में ऊपर जो है बिंदु डालें तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको नॉर्मली हम लोग इसको अनुनासिक है ये। क्लियर है। और इस तरह से आ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु डाल देते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक। क्लियर है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि अनुस्वर बहुत से शब्दों में चंद्र बिंदु के समान प्रयोग होता है, अर्थात नागपुरी में अनुस्वर भले है लेकिन जब उच्चारण करेंगे उसको तो इस तरह से चंद्र बिंदु का यथार्थ यहाँ पे अनुनासिक के तौर पे जो है उसका उच्चारण होगा। ठीक है। जैसे आँख, क्लियर है, ऊँच, दांत, हाथ, केश, तो भले ही अगर हम यहाँ पे आँख ही इस तरह से लिखा हुआ आँख, लेकिन उसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो क्या दीर्घ मतलब अनुनासिक का प्रयोग होगा। जैसे मान लिया कि अगर हिंदी में वो आँख इस तरह से लिखा हुआ है आँख, क्लियर है, या फिर ऊँच लिखा हुआ है या दांत लिखा हुआ है, मान लिया कि इस तरह से दांत लिखा हुआ है, लेकिन जब नागपुरी में अगर उस चीज़ को अगर लिखेंगे तो वहाँ पर जो हम लोग ऊपर में चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। समझ में, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ में आया होगा। बाकी जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल को, है ना, आप नोट डाउन करते चलेंगे। बाकी आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही जाता है, आप बस इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। चलिए अगला जो है उच्चारण से संबंधित जो है अंतिम नियम है, नियम नंबर 12, अनुस्वर अर्थात आ में जो बिंदु डाला हुआ है जिस वर्ग के किसी अक्षर के पूर्व में आता है, ठीक है, तो उसी वर्ग के अनुनासिक अथवा पंचम वर्ण में बदल कर उस अक्षर के साथ उच्चारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इस चीज़ को। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आप आराम से समझिएगा। जैसे यहाँ पे यूज किया गया है गंगा, क्या यूज किया गया है गंगा, वैसे ग जो है कौन सा वर्ग का है, क वर्ग का। आप जो है हिंदी में पढ़े होंगे क वर्ग, ख वर्ग, है ना, जैसे क से अंगा तक जो होता है वह क वर्ग होता है, मतलब क से अंगा तक क्या कहलाएगा, वह क वर्ग कहलाएगा, क वर्ग। समझ में आया कि नहीं है। वैसे च से लेके इया तक क्या कहलाएगा, च से लेके इया तक, है ना। अच्छा, इया की जगह हम गलती से
लिख दिए। तो च से लेके य तक जो है वह क्या कहलाएगा, च वर्ग कहलाएगा। तो आप इस बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क ग जो है वह क वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो जब यहाँ पे गंगा जो हम लोग शब्द यूज किए गए हैं, है ना, तो ग में ऊपर में क्या है, बिंदु आ गया, समझ में, यानी कि अनुस्वर आ रहा है। तो जब इसको नागपुरी में लिखेंगे तो क वर्ग का जो सबसे अंतिम अक्षर है वह क्या है, अंग है। क्या है, अंग। तो क्या होगा, जब इसका उच्चारण नागपुरी में करेंगे तो ये अनुस्वर बदल के क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर में अनुस्वर दिखाई दे रहा है, ये अनुस्वर बदल के जो है इसका पांचवा अक्षर जो है वह क्या है, अंग, अंग के साथ प्रयुक्त हो जाएगा। और फिर जो अगला शब्द अक्षर है उसके साथ जुड़ करके इसका उच्चारण होगा। अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गंगा, यहाँ पे जो गंगा शब्द आया है तो ग के ऊपर बिंदु है ना, अनुस्वर है। तो जब इसको नागपुरी में लिखेंगे तो क्या होगा कि ग जो है वह क वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत आता है। और क वर्ग में जो अंतिम अक्षर है, पांचवा अक्षर, वह क्या है, अंग। तो ये जो है अनुस्वर बदलेगा किस में, अंगा में बदल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जो है इसके जो अगला अक्षर है उसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से, और गंगा के रूप में प्रयोग होगा। अर्थात जिस तरह से ग लिखेंगे और अनुस्वर जो था उस अनुस्वर को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से ये अंग आ गया और ग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आकार इस तरह से प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि अनुस्वर जो ऊपर में था ये अनुस्वर क्या हो गया, हट गया। और वहाँ पे जो क वर्ग का पहला सॉरी अंतिम अक्षर था अंग, वो आ गया यहाँ पे अंग। क्लियर है बात। तो अक्षर यहाँ पर गलती से स्लाइड वापस चली गई थी, कट गई थी, कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। यदि आपको पहला उदाहरण समझ में आ गया होगा तो चलिए और एक आध उदाहरण आपको लेके बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करंज, क्या लिखा हुआ है, करंज। अब ये करंज लिखा हुआ है, उसमें र के ऊपर में क्या है, अनुस्वर लगा हुआ है। क्लियर है। तो र जो है वह कौन से ये में आता है, ठीक है, आपको वो देखना है। अब यहाँ पे जो अक्षर है वह र के साथ अनुस्वर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उच्चारण किया गया है करंज, उस हिसाब से यहाँ पे क र और यहाँ पे ई आ गया। हालांकि ई यहाँ पे च वर्ग है, क्या है, तो च वर्ग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है ना, क्योंकि करंज जो उदाहरण लिखा हुआ है, तो करंज जो उदाहरण है इसमें र वर्ग आ रहा है, र वर्ग के अंतर्गत यहाँ आता नहीं है, इसलिए इस उदाहरण में थोड़ा सा डाउट है। इसको देखते हैं अगर कुछ किताब में कुछ गलती है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। बाकी अगला उदाहरण में चलते हैं। तो अगला उदाहरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, भंडा, ठीक है। तो इसको नागपुरी में किस तरह से लिखाया जाएगा, भंडा। तो यहाँ पे भ के ऊपर जो अनुस्वर लिखा हुआ है, तो भ कौन सा वर्ग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प फ ब भ म, ठीक है, इस तरह से। तो इस अक्षर में जैसा आपने देखा कि भ के ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है, तो उसका पांचवा जो अक्षर है अनुनासिक वह अण आएगा, तो उसमें जो है भंडा लिखा जाएगा। उस तरह से यहाँ पे कंसा है तो अन जुड़ जाएगा। इस तरह इसका मतलब सीधा है, आप इस शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। अनुस्वर जो है वह नाम में चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर भी उसी रूप में आया। लंबा है ना, तो यहाँ पे लंबा, ठीक है। तो उसका जो चंद्र बिंदु है किसमें बदल गया, म में। क्लियर है, यानी कि प फ ब भ म, इस तरह से। तो अंतिम अक्षर म है तो म में बदल जाएगा। तो इस तरह से अनुनासिक में जो है वह चेंज हो जा रहा है, जो ऊपर का चंद्र बिंदु है यानी कि अनुस्वर है। तो ये बात समझ आ, यानी कि यहाँ पे अनुस्वर बदल रहा है किसमें, अनुनासिक में। तो ये था कुछ उच्चारण के नियम। अब जो है हमारा अगला टॉपिक है वर्तनी। क्लियर है। अब ये शब्द वर्तनी है ना, हो सकता है बहुत सारे लोग को वर्तनी के बारे में ही नहीं पता हो कि वर्तनी क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं वर्तनी हम लोग बोलते क्या चीज़ को, या वर्तनी होता क्या है। तो वर्तनी जो है यहाँ पे वर्तनी अर्थात उसको हम लोग स्पेलिंग भी कर सकते हैं। कर मतलब है शब्द मन के सही तरीका से लिखे, अर्थात हम बात करेंगे वर्तनी का मतलब है जो शब्द है उस शब्द को सही तरीका से लिखना, मैंने लिखने का सही तरीका क्या है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तनी। ठीक है बात। और जो जब उसको बोलने का जो सही तरीका होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उच्चारण। क्या आप उच्चारण किस तरह से करते हैं उसको, हो सकता है नागपुरी में अलग उच्चारण हो और हिंदी में अलग हो, तो उच्चारण हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लिखने का जो तौर तरीका है वर्तनी है उसके बारे में बात करेंगे।
तो यहाँ पर कह रहा है कि जबकि उच्चारण कर मतलब है, उच्चारण ऑलरेडी बता चुके हैं, उच्चारण का मतलब है सही तरीका से प्रोनाउंसिएशन करे या फिर पढ़े कि उच्चारण करे। आगे है उच्चारण कर, बात तो हम ऑलरेडी कर चुकी, तो अब हम क्या चीज़ कर बात कर रहे हैं, वर्तनी कर। तो वर्तनी कर मतलब है सब मन के सही तरीका से लिखे। हिंदी कर बहुते शब्द मन नागपुरी में अलग अलग तरीका से लिखल जाएला। अगर वही इके हिंदी रूप में लिखल जाए तो वर्तनी कर हिसाब से वो बदल जाई, और अगर ओकर नहीं बदलब हम तो ओके नागपुरी में वह गलत मानल जाई। इकर सीधा मतलब का है कि नागपुरी में बहुत ऐसा अक्षर है जो हिंदी से बिल्कुल बदल जाएगा, मतलब हिंदी में तो कुछ और है और नागपुरी में कुछ और है। ठीक है, अगर ओके हिंदी रूप में हमें लिख दो अब नागपुरी में बिना बदलने, तो फिर हम ओके नागपुरी कर हिसाब से वह क्या हो जाए, गलत मानल जाई। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ीला। आगे है वर्तनी को संयुक्ताक्षर, बालाघात, अपनिहिति, वर्ण का लोप, अल्पपरान, महापरान, अनुनासिक, अनुस्वर इत्यादि की सहायता से समझा सकता है। अर्थात अगर आपको वर्तनी समझना है ना, कि सही हम लोग लिखेंगे कैसे, किसी शब्द को नागपुरी में सही तरीके से कैसे लिख पाएंगे, तो उसको सही तरीके से लिखने के लिए आपको संयुक्ताक्षर का जानकारी रखना पड़ेगा, बालाघात क्या होता है उसकी जानकारी रखना पड़ेगा, अपनिहिति हो गया, वर्ण का कब लोप हो जाता है नहीं, जिसको साइलेंट हम लोग कहते हैं, वह वर्ण ही हट जाता है वहाँ पे, उसका लोप हो जाता है, या कब अल्प प्राण कहाँ यूज होगा, महाप्राण कहाँ यूज होगा, अनुनासिक अनुस्वर का यूज किस प्रकार से होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा, तब जाकर के वर्तनी को हम लोग समझ पाएंगे तरीका से। तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जो है हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा देखते हुए, मतलब उसी का उदाहरण को समझते हुए जो है कनेक्ट करेंगे वर्तनी से। तो पहला हम लोग लेते हैं संयुक्ताक्षर का प्रयोग करके। तो नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले तो बात समझिएगा कि नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है, और अगर संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है और आपने नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब जो आप लिखेंगे वह क्या हो जाएगा, गलत। सबसे पहला बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको मान लीजिए, ठीक है, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या कहा कि नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है, और जब अगर नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है और आपने उसने प्रयोग किया तो गलत होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कृष्ण, नागपुर हिंदी में हम लोग लिखेंगे कृष्ण, यहाँ पे संयुक्त, जैसे क्या है यहाँ पे मूर्धन्य श और अण दोनों संयुक्त रूप से आपस में जुड़ के कृष्ण बना है, तो यहाँ पर भी संयुक्ताक्षर का प्रयोग हो रहा है। लेकिन नागपुरी में हम लोग जो है कृष्ण को इसी रूप में नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्णा। नागपुरी में कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्णा। जैसे आपने देखा अब यहाँ पे कोई संयुक्ताक्षर है नहीं, तो यहाँ इसीलिए इसका जानकारी रखना जरूरी है कि संयुक्ताक्षर नागपुरी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पिप्सा, पिप्सा जो सब देख रहे हैं यहाँ पे संयुक्ताक्षर है, यानी आधा प और दंश आकार है, लेकिन यहाँ पे पिपासा है। क्लियर है। आगे है पिपासा, या फिर अगर आकार यहाँ पे नहीं है तो फिर पिप्सा, इस तरह से। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आप संयुक्त नहीं देखेंगे संयुक्ताक्षर। आगे है तृष्णा, तो तृष्णा में भी जो है क्या है, मूर्धन्य और नौ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, तृष्णा। तो इस तरह से आपने देखा संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ, ये पहला नियम है तो लिखने का। क्लियर है। चलिए अब आगे यहाँ पे आते हैं, पहले चलिए इरेज कर ले। हाँ, कुछ अपवाद है, देख लीजिए। तो मुदा मतलब होता है लेकिन, केहू को विद्वान मन संयुक्ताक्षर कर कहीं कहीं एखन भी प्रयोग करे लायक है। जैसे तपस्या, तपस्या को जो है हूबहू नागपुरी में वैसे ही लिखा जाता है। समस्या हो गया, ये सब शब्द है वो अभी भी जो है वह संयुक्ताक्षर का प्रयोग इसमें होता है, तो कहीं कहीं अपवाद है। अब जो है वर्तनी का जो अगला नियम है, मतलब वर्तनी को समझने के लिए जो अगला नियम है वह क्या है, अपनिहिति। अपनिहिति के हिसाब से हम वर्तनी को समझेंगे कैसे शुद्ध होगा। तो जब किसी शब्द के उच्चारण को सरल बनाने के लिए उसमें अतिरिक्त ध्वनि या स्वर या व्यंजन जोड़ी दी जाती है, तब उसे अपनिहिति कहते हैं। तो सबसे पहला तो हमें यही समझना पड़ेगा कि अपनिहिति होता क्या है। तो अपनिहिति जब समझिएगा तभी जाकर तो आप सही वर्तनी लिख पाइएगा, उच्चारण मतलब सही तरीके से लिख पाइएगा चीज़ों को। तो वर्तनी क्या है, जब उच्चारण को सरल बनाने के लिए, जब उच्चारण को क्या बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए उसमें अतिरिक्त कुछ अक्षर आप जोड़ेंगे, अर्थात वो स्वर जोड़ें या व्यंजन वर्ण जोड़ेंगे, तो उसमें को हम लोग क्या बोलेंगे, अपनिहिति बोलेंगे। क्लियर है।
और आपको बता दें नागपुरी भाषा में जो है ये नागपुरी की खास विशेषता है कि बाकी भाषाओं की तुलना में नागपुरी में अपनी हिति का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जैसे ऊपर में भी हमने बताया, जैसे यहाँ पे गलत वर्तनी है और ये सही वर्तनी है, इसको पकड़ना है। जैसे इसमें से सही कौन है, तो ये हिंदी के हिसाब से सही है और ये नागपुरी के हिसाब से सही है। इसी को तो समझना है कि वर्तनी नागपुरी में लिखा कैसे जाता है। जैसे अगर हिंदी में हम लोग लिखेंगे जाति, जाति सभी को समझ में आया होगा, तो हिंदी में नागपुरी में जाइत, तो उसमें यहाँ पे ई जो है एक्स्ट्रा जुड़ गया, केवल वहाँ जाति होगा या फिर जात भी हो सकता है, तो जात या जाति होगा, तो उसमें ई जुड़ गया। देखिए जात था और इसमें ई जुड़ गया तो क्या हो गया जाइत। वैसे भांति तो यह होगा भाइत, चाल तो हो गया क्या जुड़ गया ई चाइल, ढाल तो क्या हो जाएगा ढाइल, दाल का क्या हो जाएगा दाइल मतलब दाइल बनलक, तो कर का क्या हो जाएगा कैर। तो इस तरह सारे अक्षर है, इसमें ई अधिकतर जो है हमने क्या जुड़ा है ई जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा कोई अक्षर जो है स्वर या व्यंजन जोड़ा जाता है तो वही क्या कहलाता है, अपनी हिति कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी नागपुरी में लिखेंगे तो ये जो है आपका सही रूप होगा, ठीक है, लिखने का। चूँकि हम कुछ कुछ उदाहरण लेकर चल रहे हैं, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। अब है बालाघात। बालाघात के माध्यम से जो है वर्तनी को हम लोग समझेंगे। तो बालाघात, नागपुरी में बालाघात कर प्रयोग होवेला, मुदा इकर रूप बदल के अपनी हिति तिर प्रयोग होवेला, अर्थात बालाघात भी एक प्रकार का अपनी हिति ही है। तो नागपुरी में बालाघात का प्रयोग होता है, क्योंकि बालाघात का मतलब ही है कि हम लोग विशेष रूप से किसी अक्षर पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। तो जब नागपुरी में बालाघात का प्रयोग होगा, लेकिन यह अपनी हिति के रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब विशेष जोर तो देते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे अपनी हिति मतलब कुछ नया अक्षर भी वहाँ पे जुड़ जाता है। जैसे जात, अब जात में ये गलत वर्तनी है नागपुरी के हिसाब से। जात तो हिंदी में सही है लेकिन नागपुरी में अशुद्ध है, तो जात नहीं बोलेंगे और नागपुरी में उसको जाइत करेंगे। जोर तो दे रहे हैं वहाँ पे ई पर, लेकिन नया वर्ड भी अक्षर भी जुड़ रहा है। पांत को पैंत बोलेंगे। अब समझ में आ गया। तो ये एक प्रकार का यहाँ पे बालाघात है, लेकिन बालाघात भी एक प्रकरण कर क्या है, अपनी हिति ही है। तो अगर ग्रामर में आ जाता है तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, बालाघात भी एक प्रकार का अपनी हिति ही है। चलिए अब बात करते हैं वर्ण का लोप। अब वर्ण का लोप का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई वर्ण जो है हट जाए, गायब हो जाए, तो उसको वर्ण का लोप कहेंगे, ठीक है। तो वर्ण का लोप के कारण नागपुरी में शब्दों के वर्तनी में भी प्रभाव पड़ता था। तो वर्ण के लोप के वजह से नागपुरी में जो वर्तनी होता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो नागपुरी में देवनागरी कर कई ठो वर्ण नहीं भेटाएना, मतलब नागपुरी में मतलब जैसे क ख ग घ अंग, तो अंग का प्रयोग नहीं होता। अनुनासिक में अधिकतर अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता। इया का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कहीं कभार है, जैसे चिया वगैरह में है, लेकिन बहुत नहीं के बराबर। वैसे और भी जो है अण का प्रयोग नहीं होता, ये बदल के होता है, न के रूप में प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे अक्षर है वह गायब है, मतलब एक तरह से कहें उसका लोप है। अब इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है कि वर्ण का लोप होता है। अब उसके वजह से जो या तो अक्षर बदल के प्रयोग होगा या तो प्रयोग ही नहीं होगा, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि कई ठो वर्ण, ठीक है, कई ठो वर्ण कर ठावे दूसरा वर्ण का प्रयोग होवेला, एक ही वर्ण का लोप कहल जाला। जैसे नागपुरी में अणा का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह न का प्रयोग होगा। तालब स या दंत स, तालब स या मूर्धन स के जगह दंत स का प्रयोग होगा। अक्षा के जगह ख या फिर छ का प्रयोग होगा, है ना। प्र के जगह पर का प्रयोग होगा, और ज्ञा के जगह गे, गमे कर गे और यज्ञ का प्रयोग होगा। इस बात को अच्छा से आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये इन सारे अक्षरों का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे इन अक्षरों का लोप हो रहा है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे नियम से समझते हैं उन सारी चीज़ों को। पहला है अणा। अणा का ठाव में न का प्रयोग होगा। दूसरा है तालब स या मूर्धन स के जगह दंत स का प्रयोग होगा। अक्षा का ठाव में छ चाहे ख का प्रयोग होगा। तरा का जगह में तर और ज्ञा का जगह में ज्ञ और य के जगह में ज का प्रयोग होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से मान के चलिए, है ना, हम तो कहेंगे 99% जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे
यहाँ पे ये अशुद्ध वर्तनी है और इसको नागपुरी में शुद्ध वर्तनी कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे पक्ष लिखा हुआ, पक्ष मतलब समझ में आया कि आप कौन पक्ष से बोल रहे हैं हिंदी के माध्यम से, लेकिन नागपुरी में पक्ष को ना लिख के हम लोग पक्ष बोलेंगे। जैसे अभी तुरंत बताया था, चूँकि अक्षा को हम लोग ख के रूप में प्रयोग करते हैं, चूँकि अक्षा जो है एक संयुक्ताक्षर शब्द है और अक्षा जो है वह प्रयोग जो है यहाँ पे नागपुरी में ख या छ के रूप में होगा। तो यहाँ पे पक्ष होगा, पक्ष या पक्ष। आगे है ज्ञान, तो ज्ञान को जो है इस तरह से ज्ञान लिखेंगे। पंछी को पंछी लिखेंगे, अक्षा की जगह फिर से छ आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसा मैंने कहा था कि छ को या तो ख के रूप में प्रयोग होगा कभी कभी या फिर छ के रूप में, तो जहाँ यहाँ पे छ के रूप में यूज हुआ, यहाँ ख के। अब क्षमा को यहाँ पे क्षमा, ऋषि को ऋषि भी लिखते हैं या ऋषि भी लिखते हैं। क्लियर है। आगे है पुरुष, तो पुरुष को पुरुष नागपुरी में कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मूर्धन्य स ख के रूप में प्रयोग होगा, पुरुष। या फिर अगर सा के रूप में प्रयोग करें तो इस तरह से पुरुष हो जाएगा, दंश आ जाएगा। फिर दिशा को दिखा या दिशा। आगे है छतरी को खतरी, तो अक्षा यहाँ पे ख के रूप में प्रयोग हुआ। योग का जोग है ना, या जा के रूप में प्रयोग हुआ। संयोग का संयोग और योजना को योजना। तो ये सारा नियम किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऊपर दिए गए इन सारे नियमों पर। समझ में आया, जो ऊपर हमने अभी बताया था इन सारे नियमों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो अभी नियम हमने बताया है, इन नियमों को एनी हाउ आपको याद करना पड़ेगा और इसी के हिसाब से जो है परिवर्तन होगा। अब कुछ अपवाद, जो कि अपवाद हर जगह रहते हैं, तो कुछ अपवाद है। कुछ मौलिक हिंदी शब्दमान नागपुरी में पूरा पूरी खरीपना है, मतलब पूरा पूरी वहाँ पर नागपुरी में जो है जो नियम कानून है वो पूरी तरह से लागू नहीं है। कुछ कुछ अपवाद यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे वर्ण, वर्ण जो है जिसमें अण का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। शिक्षा में अक्षा जो कहते हो हिंदी के जैसे प्रयोग हो रहा है, रक्षक में भी वही है। तो ये सारे कुछ कुछ शब्द हैं वहाँ पर वो अपवाद के तौर पे यूज होते हैं, इस चीज़ को भी गौर करना है। आगे है शुद्ध भाषा प्रयोग, जो कि इस अध्याय का, इस टॉपिक का सबसे अंतिम मतलब एक तरह से कहें इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है शुद्ध भाषा प्रयोग। तो ये जो है बाकी जारे जो भी ऊपर के नियम कानून हैं उन सारी चीज़ों का मिलावट है, एक प्रकार से सारा उन सारी चीज़ों का यूज है। जैसे कि करके आते हैं, पहला में है हर्स्व अ या हर्स्व ई या हर्स्व उ, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्स्व स्वर। क्लियर है। तो इसको शुद्ध भाषा प्रयोग कैसे क्या है, तो यहाँ पे अहिर, अनाज, अनैत, गरीब, अमीर, घर, ठीक है, केहर, इन सभी शब्दों में अंतिम वर्ण जो है अ छुपा हुआ है। समझ में आया क्या, जो कि हिंदी के तरह ही प्रयोग होता है जैसा ऊपर में ही कहा गया है। तो यहाँ पे अ छुपा हुआ है इन सारी चीज़ों में, तो ये हर्स्व अ हो गया। उसी प्रकार से हर्स्व ई या हर्स्व उ, जैसे यहाँ पे हर्स्व उ है, जिसे उ बोलते हैं नागपुर में, तो उसका मतलब वह होता है। जब भी वह बोलना रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हर्स्व उ। तो जब भी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हर्स्व ई यूज करेंगे। जैसे उ के है के, तो मतलब वह कौन है। क्लियर है। तो यहाँ पे ओ का हल्का उच्चारण हो रहा है, तो ऊपर में हमने ऑलरेडी देखा है। वैसे प्रकार इके दे देवा, इके दे देवा मतलब इसको दे दो। ठीक है, समझ में आया। उके भात काले नहीं देला, मतलब उसको भात काहे नहीं दिए, खाना काहे नहीं दिए, इस तरह से कहने का मतलब। तो ये भाषा का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमें इस सारे नियमों को देखना पड़ेगा जो ऊपर हमने नियम बताए हैं। समझ में आया। अब जैसे ईकर बोलेंगे तो ईकर में दीर्घ ही नहीं लगेगा, हर्स्व ही लगेगा। क्यों, चूँकि इसमें हल्का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। उकर बोल रहे हैं, इसमें भी हर्स्व उ लगेगा। तो यहाँ पे जो इन सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया कि हर्स्व ई, हर्स्व उ और हर्स्व अ का उदाहरण आप कैसे जो है नागपुरी में भाषा प्रयोग के रूप में करेंगे। आते हैं दूसरा पॉइंट पे, तो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ओ, जिसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आइज उ आवी, आइज उ आवी मतलब आज ओ आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया। वैसे आपने मन खा लें कि नहीं, तो आपने मन खा लें, इसमें दीर्घ आ गया। अब आम्बा खात हो, मतलब आम खा रहे हैं कहने का मतलब। आइग बरत है होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग बोला था, आइग बरत है, तो यहाँ पे आ दीर्घ आ गया। वैसे राइत में दीर्घ, पाइत में भी दीर्घ, मारिक में दीर्घ, इस तरह से दीर्घ आ रहा है। वैसे यहाँ पे दीर्घ ई, यह मतलब ई ओहे आदमी है के, तो दीर्घ ई आ जाएगा यहाँ पे। तो ई मतलब यह। आगे है ई के है के, तो ई पे जोर लगा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे यह कौन है, तो ई दीर्घ ई यहाँ पे आ गया। तो दीर्घ ई मतलब जहाँ ज़्यादा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ ई पर जोर लगाना पड़ रहा है। या फिर बाकी ऊपर जो भी है दीर्घ आ पर भी जोर लगाना पड़ रहा है। तो जहाँ पर भी कोई शब्द बोलते समय जोर लगाना पड़े नागपुरी में, तो वहाँ पर दीर्घ का प्रयोग होता है।
जैसे दीर्घ आ या दीर्घ। अब आते हैं तीसरा उदाहरण में। तो क्या बोलता है, जैसे आई या ओ, जिसको हम लोग संयुक्त स्वर बोलेंगे। तो आई या ओ का उच्चारण नागपुरिया सदानी में आई और औ जैसा होता है। तो ऊपर जो नियम पढ़े हैं उसी नियम को ही हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, वाक्य के माध्यम से। जैसे कैसे, है ना, तो कैसे ऊ कैसे भाई गेलक, तो कैसे हिंदी में लिखते हैं, लेकिन नागपुरी में क्या लिखेंगे, ऊ कैसे भाई गेलक, मतलब वह कैसे भाग गया। समझ में आया। अब जैसे कौआ है, तो कौआ कौन जगह बैठे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखें नागपुरी में कौआ को कौआ लिख रहे हैं। तो इस तरह से जब भाषा प्रयोग करेंगे तो उसका उच्चारण का विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उसका अक्षर लिखने का कि किस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है बात। जिसे और लिखा हुआ है तो और या और भात देवा या दे, तो इस तरह से जो है, जैसे यहाँ सौदा है तो वो सौदा करके बाजार से आवत है। तो ये सब ये जो शब्द मने आए इकर हिसाब से हमें समझ सकेला कि इकर सही भाषा प्रयोग का होई। आगे कुछ ऐसे ध्वनि या वर्ण जिसका प्रयोग सीधे तौर पर नागपुरी में नहीं होता है परंतु उसका रूप बदल जाता है। जैसे ऑलरेडी बात करें, आना का जगह में गुण ना आ जाएगा तो गुण, है ना। तो जैसे बोलते हैं हम लोग इकर में तोर दोष है ना, इकर में तोर दोष है, जिसे हमें दोष था तो यहाँ पे दंश आ गया। जैसे गुण, उकर गुण बेस नखे, तो यहाँ पे आना की जगह न आ गया। जैसे पुरुष, तो ई पुरुष या पुरुष मनक काम है के, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ रिखी है तो ऋषि है, तो नागपुरी में रिखी बोलेंगे, तो ई रिखी या ऋषि बहुत ज्ञानी आहे, तो यहाँ पे ज्ञानी वगैरह देखिए, ये भी उच्चारण यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हर्षवई नहीं लिख सकते, दीर्घई लिखने पड़े, चूँकि वहाँ जोर देना पड़ रहा है। तो ये सब वर्तनी का रूप जो उच्चारण कर, सारा चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है वाक्यों को जो है सही तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ नियम बताया गया है कि जैसे री, है ना, को रा के रूप में प्रयोग करेंगे, मूर्धन्य स को दंश या ख, गया को गया इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे संयोग तो संजोग हो जाएगा, तो या जा के रूप में प्रयोग हो जाएगा, या जो है बदल जाएगा जा में। क्लियर है। योजना हो, जैसे योजना को जगह में योजना बोलेंगे, तो सरकार कर योजना कर फायदा हमरे के या हमके नहीं मिला थे, तो इस तरह से योजना बदल गया योजना में। बात समझ में आ रहा है। इसे छतरी बदल जाएगा खतरी में, राम भगवान छतरी या खतरी कूल कर रहे हैं। जैसे पंछी, तो पंछी को हम लोग देखो, इसे तो यहाँ पे पक्षी लिखा हुआ है लेकिन नागपुरी में पंछी बोलेंगे, तो काश मैं पंछी तेर उड़ पाता। क्लियर, मतलब काश मैं पक्षियों की तरह उड़ पाता या पंछी की तरह उड़ पाता। क्लियर है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया। उसी तरह से अपनी हिति के तौर पर अगर यूज करेंगे तो भांति को भांत, जाति को जाइत, चाल को चाइल, ऊपर जो पढ़े तो इस तरह से ही इसका भाषा के रूप में आप यूज कर लेता। जैसे वो जाइत, कौन जाइत करे के, मतलब कौन जाति का है नहीं बोलेंगे कि वो कौन जाति करे के, ऐसे नहीं, वो कौन जाइत करे के, समझ में आया कि नहीं। क्लियर है। इसी तरह से चाइल, उकर चाइल ठीक नखे, है ना, वो कौन तरीका से ढाइल गेलक, इस तरह से दाइल, मुके दाइल देवा। तो इस तरह से नागपुरी का प्रयोग है, भाषा प्रयोग। क्लियर है। तो दोस्तों ऊपर जो है लगभग हमने सारा चीज़ें जो है आपको बता दिया। अब आपका जो है क्या कर्तव्य बनता है दोस्तों, ठीक है, कि इस तरह के वीडियो टाइप करने बनाने में जैसे आपको पता है कि मेहनत काफ़ी करना पड़ता है, तो बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे सिंपल आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लें तो वेरी थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। आपको बस क्या करना है कि आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है ना, कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना करें, और यस प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में भी जो है चीज़ों को पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, या फिर हो सकता है वहीं आपके कमेंट के माध्यम से ही आपके चीज़ों को हम क्लियर कर दें। तो कोई बात नहीं दोस्तों, भले ही अभी क्या हम लोग बोले, टेट का जो है अभी जो है वह रद्द हो गया है, दोबारा से नियम में आएगा, लेकिन हाँ उम्मीद ज़रूर रखिए कि चूँकि यह केट हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट का दबाव है, तो बेसिकली सरकार को बहुत जल्दी जो नियमावली दोबारा लेके आना पड़ेगा सुधार करके, और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को पुनः तहे दिल से धन्यवाद। आप
लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। और हम क्या करेंगे कि इसका PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो जो दोस्त नए हैं, नहीं जुड़े हैं, और ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो में जो है दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।